नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुंतल और आप देख रहे हैं परफेक्शन आईएएस। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग 2024 की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है, जिसमें जो एग्ज़ाम हुआ है वो काफ़ी फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है और जनरल अवेयरनेस का है। लेकिन इस बार भारतीय राज्य व्यवस्था में बहुत ही आसान और फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन साथ साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल भी हैं और साथ साथ कुछ जनरल अवेयरनेस के भी हैं। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आपके बहुत सारे पॉलिटी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का जितने भी क्वेश्चंस थे वो बहुत ही आसान थे और मुझे आशा है कि आपने पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कर दिए होंगे। जैसा कि क्लास में पढ़ाया गया था, लगभग सभी क्वेश्चन उसमें से आ गए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के थे, जो किताबों में अधिकांशतः नहीं मिलते हैं, तो एक दो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बाहर से आया है। बाकी सभी क्वेश्चन नोट्स में से थे, बाकी और सब्जेक्ट भी काफ़ी ठीक थे। चलिए आइए पॉलिटी का जितना भी हमारा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं उन पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन में यहां लोकसभा का अध्यक्ष पूछा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये देख रहे हो आप, पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन आए उसमें से अधिकांश क्वेश्चन संसद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि संसद हाल ही में करंट में बहुत रही है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा संसद में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जिसमें दो लड़के अचानक आपने देखा होगा स्मोक कैंडल लेके अंदर पहुंच गए। आपने संसद में देखा होगा कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। आपने संसद में देखा होगा हाल ही में महुआ मोइत्रा का केस देखा होगा, जिसमें एथिक्स कमेटी साफ साफ आपको सामने देखने को मिलेगी। तो इसीलिए संसद से देखा होगा, संसद से सीधे क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे मेन बात यही है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कि जितने भी करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं और जिस चीज को करंट अफेयर का मुद्दा टच कर रहा है, आपको उसी चीज पर ज्यादा फोकस करना है, वहीं से सीधे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा कहते हैं कि करंट अफेयर अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया और कोर पॉलिटी पढ़ ली तो आपके लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ही संसद से है और संसद में लोकसभा से है। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा है कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला है, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, यानी जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में आ चुका है तब क्या होगा। तो सबसे पहला है वह पीठासीन नहीं होगा। देखिए सीधी बात है, हमने क्लास में भी पढ़ाया है कई बार और एकदम डिटेल में यह पढ़ाया था कि जब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आ जाए तो उस केस में लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, अध्यक्षता नहीं कर सकता। सिंपल है, सीधी बात है। केवल एक परिस्थिति है जब लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में आया है और वो अध्यक्षता भी करना चाहता है, लेकिन लोकसभा में उसके खिलाफ उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो उस केस में, केवल उस केस में वो अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो पहला है वह पीठासीन नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि पीठासीन नहीं होगा। दूसरा है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। तो सीधी बात है, जब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आ जाए तो वो अध्यक्षता तो नहीं कर सकता, लेकिन वो आम सदस्य तो है ही ना, संसद का, लोकसभा का सदस्य तो है ही। तो जब लोकसभा का सदस्य है तो उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो एक सांसद को होते हैं। तो दूसरा है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, तो यह कथन गलत है, वो बोल सकता है। उसके बाद वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा, यह कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जब लोकसभा अध्यक्ष के पास अधिकार होता है निर्णायक मत देने का, लेकिन जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकता, तो निर्णायक मत नहीं दे सकता। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, अध्यक्षता नहीं करेगा, लेकिन वो सांसद के रूप में लोकसभा में बैठ सकता है, तो उसे बोलने का भी अधिकार है। और जब लोकसभा में कोई बिल आएगा और वो पास किया जा रहा है तो उसे
पहले चक्र के मतदान में मत देने का भी अधिकार है, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करता। अब अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष करेगा या संबंधित व्यक्ति करेगा। सीधी सीधी बात है। तो इसमें यानी पहला कथन केवल एक आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी भारतीय संसद से जुड़ा हुआ है। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्वेश्चन क्या पूछा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आइए। पहला है लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आर्टिकल अनुच्छेद 107 से पूछा गया है। अनुच्छेद 107 में रूल ऑफ लैप्स ऑफ बिल लिखा हुआ है, यानी व्यपगत का सिद्धांत। इसका मतलब है कोई बिल कब समाप्त हो जाता है संसद में जाने के बाद, या कब समाप्त हो जाता है, उसके सारे रूल लिखे हुए हैं। तो पहला है ये कि लोकसभा द्वारा पारित और पहला ये लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। तो सीधी बात है, ये बिल्कुल सही है। अब इसको जानोगे कैसे? इसमें ट्रिक है सीधा। कोई भी बिल अगर लोकसभा को टच कर जाता है और लोकसभा भंग हो जाती है तो वो व्यपगत हो जाएगा, वो लैप्स कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये संसद है, ट्रिक समझ जाइए, बेसिक है। ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। मान लीजिए कोई विधेयक सीधा लोकसभा में आया, अब लोकसभा में विचाराधीन है, लेकिन लोकसभा भंग हो गई, विघटित हो गई, तो बिल भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, कोई विधेयक राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में गया, कोई विधेयक राज्यसभा में आया और फिर पास होकर लोकसभा में गया और लोकसभा भंग हो गई, विघटित हो गई, तो बिल भी लैप्स हो जाएगा। तीसरा लोकसभा से कोई विधेयक पास होकर राज्यसभा में गया लेकिन लोकसभा भंग हो गई, तो बिल विधेयक लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देख रहे हो आप, जहां जहां लोकसभा को टच कर रहा है विधेयक, वहां सीधी सीधी बात है और लोकसभा विघटित हो जाती है तो उस केस में विधेयक भी लैप्स हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, क्लियर है। कब नहीं होगा? जब मान लीजिए ये संसद है, ये लोकसभा और ये राज्यसभा, कोई विधेयक राज्यसभा में ही पेश हुआ, लोकसभा में नहीं पहुंचा है, लेकिन लोकसभा विघटित हो गई, तो बिल बना रहेगा। बेसिक। दूसरा, और क्या कंडीशन है? जब लोकसभा, मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में पहुंचा और दोनों सदन से पास होकर भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, भारत के राष्ट्रपति के पास, और इस केस में लोकसभा भंग हो जाती है, तो बिल बना रहेगा, विधेयक बना रहेगा। दूसरा, अगर राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया और लोकसभा भंग हो जाती है तो भी बिल बना रहेगा। यदि दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है विधेयक को लेकर, यानी 6 महीने तक मान लीजिए दूसरा सदन उसे रोक के रख लेता है और गतिरोध हो गया और राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक बुला दी और तब लोकसभा भंग हो जाए, तो बिल बना रहेगा। इसका मतलब यह है, अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच गया और लोकसभा भंग हो जाए तो बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विधेयक लैप्स नहीं होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। विधेयक कब समाप्त होगा? जब यही इन दोनों में और लोकसभा भंग हो जाए। क्लियर है? हाँ, लेकिन राज्यसभा में ही पहुंचा है, लोकसभा में पहुंचा ही नहीं है, यानी जब इन दोनों में और लोकसभा को टच कर रहा है तब विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, लैप्स हो जाता है, विपगत हो जाता है। राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो किसी भी कीमत पर विपगत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, और केवल राज्यसभा में और लोकसभा भंग हो जाती है उस केस में नहीं होगा, बाकी लोकसभा को टच कर रहा है तो विपगत हो रहा है। तो पहला है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर विपगत हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर विपगत हो जाता है। यह बोल रहा है लोकसभा द्वारा पारित, यानी लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में चला गया, अब लोकसभा विघटित हो गई, तो सीधी बात है ये भी सही है। तीसरा, कोई विधेयक उसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और लोकसभा विघटित हो जाने पर विपगत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि संसद ने पास कर दिया है। अब राष्ट्रपति के संसद में, मान लीजिए संसद में गतिरोध हो गया और राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला ली, क्योंकि राष्ट्रपति को टच कर गया है तो विपगत नहीं होगा। यह कथन गलत है, तो इसका पहला और दूसरा बी आंसर है। इसका आंसर बी है, पहला और दूसरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यानी यहां पर भी देखिए भारत की संसद, तो लगातार क्वेश्चन आप देख रहे हो संघ लोक सेवा आयोग में संसद से पूछे गए अधिकांश क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि संसद बहुत न्यूज में रहा है। तो करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है। और करंट को मैंने आपको बताया है जितने भी बच्चों को कि जितनी भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, संसद के कोई भी अधिनियम है, उसको आप ये भी कर सकते हो, उसको सीधा फोटो खींच के प्रिंट करा के और सीधा क्या कर सकते हो, उस टॉपिक के साथ लगा सकते हो, जिससे कि जब एग्जाम देने जाओ तो उसके साथ साथ करंट पढ़ते चले जाओ। तो बेसिक ये है, ये भी क्वेश्चन भारत की संसद से है और क्वेश्चन पूछा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। यह कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, संसद का सत्र बुलाना, इसको बोलते हैं सत्र आहूत करना, संसद का सत्र समाप्त करना यानी संसद का सत्रावसान करना, यह भारत का राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा को भंग भी भारत का राष्ट्रपति करता है। लोकसभा भंग करना, संसद का सत्र बुलाना और संसद का सत्र समाप्त करना भारत का राष्ट्रपति, लेकिन मंत्री परिषद के परामर्श पर, स्वविवेक से नहीं। और ये क्या बोल रहा है? ये पूरा मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है या नहीं आ गया है, तो यह कथन गलत है। दूसरा, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है सदन के सत्रावसान, सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए, ये साइन डाई की बात कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा लोकसभा अध्यक्ष के पास जो पावर होती है वो होती है स्थगित करने की। सामान्यतः जब स्थगित हो जाती है लोकसभा की कार्यवाही, समाप्त हो जाती है, संसद का जो काम होता है वो समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने बजट सत्र बुलाया और बजट सत्र में जो काम लक्ष्य रखे गए थे वो कंप्लीट हो गए, तो उस केस में अध्यक्ष साइन डाई लगा देता है। साइन डाई का मतलब अनिश्चितकालीन स्थगन हो गया। उसी केस में राष्ट्रपति क्या करता है? संसद को सत्र समाप्त करता है। लेकिन मतलब सामान्यतः यही करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बीच में नहीं कर सकता। मंत्री परिषद के कहने पर, मंत्री परिषद के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति बीच में भी कर सकता है। तो क्या है कथन? सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। सत्र के दौरान भी कर सकता है, यानी सत्र साइन डाई होने पर भी करता है लेकिन बीच में भी कर सकता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श से किया जाता है। ये बोल रहा है सीधी सीधी बात है, लोकसभा को भारत का राष्ट्रपति भंग करता है, लोकसभा को भारत का राष्ट्रपति विघटित करता है, लेकिन मंत्री परिषद के परामर्श पर। लेकिन असाधारण परिस्थिति में जब बहुमत ना हो लोकसभा के पास तो राष्ट्रपति स्वविवेक से भी कर सकता है। तो यह भी कथन सही। तो इसका आंसर है सेकंड और थर्ड, सी आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हाल ही में 2023 में संसद ने, यह भी क्वेश्चन देखिए संसद से है, हाल ही में 2023 में संसद ने एक विधेयक पारित किया जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? सही पूछा है इसमें। सबसे पहला है, यह उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। गलत, क्योंकि 18वीं लोकसभा के चुनाव ही 2024 में हुए और विधेयक 2023 का है, तो नहीं। तो समझ में आया, तो यह गलत है। दूसरा है, अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। अधिनियम बनने के बाद, बिल्कुल, यानी जब अधिनियम बन गया तो उसके 15 साल तक ये लागू रहेगा। उसके बाद भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 15 साल तक एक बार में है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। उसके बाद है, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहा है। आपको पता होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी 1/3 का। जैसे अब मान लीजिए लोकसभा में महिलाओं की संख्या, मान लीजिए वैसे 84 है, मान लीजिए 100 है, तो महिला एससी की 100 है मान लीजिए, तो 100 का 1/3 यानी लगभग 33 महिलाएं होंगी 100 में से। ध्यान से सुनिए, यानी कि जैसे मान लीजिए अनुसूचित जाति की इतनी सब सीटें फिक्स हैं, रिजर्व हैं, तो उसमें 1/3 सीटें कौन होंगी? महिलाएं।
मान लीजिए अनुसूचित जाति की, जनजाति की इतनी सीटें फिक्स हैं, उसमें 1/3 कितनी होंगी, कौन होंगी, महिलाएं। उसके बाद मान लीजिए सामान्य है, सामान्य कुछ है, सामान्य में 1/3 कौन होंगी, महिलाएं। तो ये रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ये बिल्कुल सही है कि अनुसूचित जातियों के आरक्षित कोटे के भीतर महिलाओं को, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड और थर्ड, तो इसका आंसर है सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछे गए ज्यादातर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन में जारी किया गया एक आदेश है। आपको पता होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में, सुप्रीम आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में रिट जारी करने का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 32 को तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। इन दोनों आर्टिकल्स में न्यायालय को रिट जारी करने का प्रावधान है और 5 तरीके की रिट जारी की जाती है। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, तीसरा सर्ट्योररी उत्प्रेषण, उसके बाद प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्ट्योररी उत्प्रेषण और कोवारंटो अधिकार प्रक्षा। तो प्रतिषेध सबसे पहला है हैबियस बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योररी, कोवारंटो अधिकार प्रक्षा। तो मैंडेमस 5 तरीके की रिट है। तो यहां ये सर्ट्योररी रिट से, प्रोहिबिशन रिट से क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोहिबिशन रिट किस प्रयोजन में और किसे जारी की जाती है। तो आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में कि प्रोहिबिशन रिट, प्रतिषेध रिट सर्वोच्च और उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं, लेकिन ये न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था को जारी करते हैं। न्यायिक संस्था कौन सी होती है? न्यायिक संस्था है न्यायालय, जितने भी न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जितने भी हैं, वो सब क्या है? न्यायिक संस्था, जो न्याय करने का काम करते हैं। और ऊपर जो बैठा होता है न्याय करने वाला, वो भी जज होता है। अर्ध न्यायिक संस्था कौन सी होती है? अर्ध न्यायिक संस्था भी न्याय करती हैं, लेकिन व्यक्ति न्यायिक नहीं होता, वो जज नहीं होता। ये अर्ध न्यायिक संस्था है। जैसे NGT हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसे CAT हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था। तो प्रतिषेध रिट न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था दोनों को जारी की जा सकती हैं, बेसिक। उसके बाद ये जारी कब की जाती हैं? जब मान लीजिए कोई न्यायालय या अर्ध न्यायिक संस्था अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर निर्णय कर रही है, केस की सुनवाई कर रही है, तो ये चलती हुई कार्यवाही को रोक देते हैं। तो ये रिट उस न्यायालय की चलती हुई कार्यवाही को रोक देते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले किसी सरकारी अधिकारी को, तो सरकारी अधिकारी को तो जारी हो ही नहीं सकती है, गलत। संसद विधानसभा, ये भी गलत है, संसद विधानसभा को नहीं हो सकती। निचली अदालत को किसी मामले की कार्यवाही जारी रखने के प्रतिषेध करने के लिए, ये बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर है सी। सीधी सीधी बात है कि इस प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन रिट सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था को जारी की जाती है। कब? कार्यवाही को जारी रखने के प्रतिषेध में, रोकने में। ठीक है, तो इसकी बात सीधी बात है, ये भी गलत है, तो आंसर है सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। देखिए क्वेश्चन क्या बढ़िया पूछा है। ये बोला है कि राज्य का, सीधी बात है, बोला राज्य का राज्यपाल अनुसूचित जनजाति को मान्यता देता है, और ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल नहीं देता, भारत का राष्ट्रपति देता है। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति को मान्यता देता है, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में लिखा हुआ है। अनुसूचित जनजाति को मान्यता 341 में लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति को मान्यता। और दोनों को ही कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य से परामर्श करके। ठीक है, तो वह राज्य का राज्यपाल है, तो सीधी बात है राज्यपाल नहीं करता है, तो यह कथन गलत है।
दूसरा है किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने किसी राज्य में मान लीजिए अनुसूचित जनजाति को मान्यता दे दी, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य में भी उसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी जाएगी। जैसे आप देख सकते हो मीणा जनजाति है, तो राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति के रूप में मीणा जनजाति है, तो भारत के राष्ट्रपति ने मीणा जनजाति को राजस्थान में जनजाति के रूप में मान्यता दे रखी है, लेकिन वहीं झारखंड और कई सारे राज्यों में वह जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकंड, केवल 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट से, यानी यूनियन बजट। केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा है कौन सा कथन सही है। इसमें भी सही पूछा है। तो देखिए भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सबसे पहले फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। फ्रांस में एक शब्द होता है बुजेट, और बुजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। और वही शब्द हमने ले लिया व्यवहार में। क्यों? क्योंकि आप शुरू से देख रहे होंगे जब वित्त मंत्री बजट पेश करती है तो उससे पहले एक चमड़े का थैला टाइप लेकर आती थी, और उसी पर मीडिया का फोकस होता था। उस पर लिखा था बजट 2023-24, बजट 2021-22, और बार बार उसी को फोकस किया जाता था, उसी चमड़े के थैले को। उसमें बजट के पेपर्स होते थे। असल में बजट शब्द भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन सामान्यतः हम बोल देते हैं कि उसी बैग में लेके आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, कहीं बजट नहीं है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद, देखिए ये भी संसद से क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। सीधी सीधी बात है, ये सरासर एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया होगा आर्टिकल 112 में हमने कि भारत के राष्ट्रपति सदन के पटल पर बजट को रखते हैं, यानी कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री की। तो यहां प्रधानमंत्री की ओर से बोला गया है, करते वित्त मंत्री ही हैं प्रधानमंत्री, लेकिन गलत है, यहां होना चाहिए राष्ट्रपति। ठीक है, तो यानी ये कथन गलत है। दूसरा है केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमने पढ़ाया था विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक यानी अनुदानों पर मांग के लिए भारत के राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, बिना राष्ट्रपति के नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही है, यानी इसका ये है केवल 2 कि केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। सेकंड सही है, तो इसका आंसर है केवल 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। देखिए ज्यादातर तो फैक्चुअल है, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी है, और 1-2 क्वेश्चन इसमें जनरल अवेयरनेस का है, जो कि आप बार बार पढ़ोगे, न्यूज देखोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बहुत बड़ा दिन था जिस दिन भारत की संविधान सभा बनी। 9 दिसंबर 1946 सर्दियों का दिन था। संविधान सभा में सभी आकर बैठ गए। सबसे पहले फ्रेंच प्रैक्टिस को देखते हुए सबसे बुजुर्ग को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, और वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन वो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, सी राजगोपालचारी गलत है, डॉक्टर अंबेडकर गलत है, टी कृष्णमाचारी गलत है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935, यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी पूछ रहा है कौन सा सही है, इसको भी देखना है। कई बार यहां लिखा था कौन सा कथन सही नहीं है, यहां सही पूछा जा रहा था इस बार।
तो क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है आपको पता होगा, जब हमारे संविधान सभा संविधान बनाने लगी तो संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान को अपने पास रखा और उनसे मदद ली भारत के संविधान का निर्माण करने में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रावधान हमने लिए भारत शासन अधिनियम 1935 से, लगभग 70%। तो यही से क्वेश्चन पूछ लिया गया, उस प्रावधान में क्या था। तो पहला है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। देखिए आपको पता होगा, अगर हमारे देश की बात की जाए तो जब ब्रिटिश शासन था हमारे देश में, तो ब्रिटिश शासन में बहुत सारे ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, लेकिन कुछ देशी रियासत भी तो थे, प्रिंसली स्टेट, जहां राजाओं का शासन था, प्रिंसली स्टेट, कुछ राजाओं के शासन भी थे, प्रिंसली स्टेट, लेकिन ज्यादातर ब्रिटिश इंडिया का ही शासन हो चुका था। तो ये बोला भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया कि ब्रिटिश इंडिया के हिस्सों को प्लस, ब्रिटिश इंडिया समझ गए होंगे आप, यानी भारत का वो हिस्सा जो ब्रिटिशर्स के अधीन था उसको ब्रिटिश इंडिया बोला गया, जहां राजाओं का शासन था वो देशी रियासत। तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना की जाएगी। और असल बात यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। ये लागू हो नहीं पाया, क्यों? क्योंकि इस अधिनियम में लिखा गया था कि प्रिंसली स्टेट और इन दोनों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना की जाएगी, दोनों को मिलाकर। लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनकी मर्जी है कि वो आए या ना आए साथ, और आए तो कम से कम 50% प्रिंसली स्टेट्स आने चाहिए। लेकिन प्रिंसली स्टेट आए नहीं। जब प्रिंसली स्टेट्स आए नहीं तो उस केस में अखिल भारतीय परिसंघ नहीं लागू हो पाया, नहीं बन पाया। लेकिन इसमें प्रावधान तो था, तो प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों में परिसंघीय विधानमंडल को नियंत्रण के अधीन रखा गया था। बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि रक्षा और विदेशी संबंध उस वक्त वॉइसरॉय के पास थे, वॉइसरॉय के पास। तो यह कथन गलत है। ठीक है, ये हो गया, यानी पहला सही है। इसमें कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368, फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। आपको पता होगा भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 को जोड़ा गया है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रावधानों से हमने ग्रहण की है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि संसद, यहां पे भी संसद है, संसद निम्नलिखितों में से किनके द्वारा संविधान में किसी भी उपबंध को संशोधन कर सकती है। यानी 368 के द्वारा, अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद क्या कर सकती है, सीधा क्वेश्चन है। और इनमें से कूट का सही उत्तर चुनना है हमें। सबसे है, पहले है परिवर्धन, परिवर्धन का मतलब एडिशन, निरसन, निरसन का मतलब माइनस, परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब कोई भी चीज जोड़ना, प्लस, या कोई भी चीज हटाना, माइनस, दोनों। तो आपको पता होगा भारत के संविधान में जैसे आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है अनुच्छेद 368 के द्वारा, तो जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है। आपको पता है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज C में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। लेकिन अब इसी में हमने और चेंज कर दिया। परिवर्तन का मतलब है चेंज करना। अब पहले से ही था, लेकिन इसमें और चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया? इसमें यह चेंज कर दिया, प्लस 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसमें सहकारी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना की भी मौलिक अधिकार रख दिया। सहकारी संस्था बनाने का भी अधिकार रख दिया गया। तो ये भी हो गया। निरसन मतलब क्या है? निरसन मतलब कोई भी संविधान संशोधन करके कोई चीज को हटा देना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो कहां है इसका ऑप्शन? केवल 1 और 2 नहीं, 2 और 3 नहीं, 1 और 3, ये है इसका आंसर डी। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक। अब यहां धन विधेयक से है, और धन विधेयक किसमें है? अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। संसद से क्वेश्चन है ये भी, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बेसिक क्वेश्चन है ये भी।
मैंने आपको क्लास में कई बार पढ़ा रखा है, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, अनुच्छेद 112 में बजट है, यानी अगर सैद्धांतिक तौर पर देखें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब यहां धन विधेयक से संबंधित पूछ लिया है, तो कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, लेकिन अनुच्छेद 109 में किस प्रक्रिया के द्वारा उसे पास कराया जाएगा, ये है। तो ये बिल्कुल सही है कथन। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? लोकसभा। मैंने आपको आर्टिकल 110 और आर्टिकल 109 के प्रावधान में बताया था कि धन विधेयक केवल मंत्री ही पेश कर सकता है, लेकिन उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी, उसके बाद वो लोकसभा में ही जाता है, राज्यसभा में बाद में जाता है। तो कहां पेश होता है वो? लोकसभा में। धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे दे, बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा या तो धन विधेयक में सहमति दे दे, या परिवर्तन के लिए सुझाव दे, या फिर लोकसभा में सुझाव दे, लोकसभा को वापस भेज दे कि इसमें कुछ चेंज कर लो, किंतु उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है, अस्वीकार नहीं कर सकती। उसके बाद राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में दिए गए सुझाव, यानी राज्यसभा ने लोकसभा को कुछ सुझाव भेजे कि भैया धन विधेयक में कुछ चेंज कर लो, ठीक है, को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा ना, ये गलत है, लोकसभा बाध्य नहीं है। यानी धन विधेयक अगर लोकसभा से राज्यसभा में पहुंच गया तो राज्यसभा या तो उसे साइन करेगी, सहमति देगी, या फिर कुछ सुझाव के साथ वापस भेज देगी, समझ। लेकिन वो सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आंसर सही है इसका। तो कहां है आंसर? सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड सही, तो इसका आंसर है सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद NEC, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। सीधी बात है। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर है तो ये फैक्चुअल, लेकिन अंदर की चीज पूछ ली। अब इसको कैसे करोगे? तो देखिए, आपको हमने पढ़ाया था क्लास में कि जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तभी से हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लग गई। उसके आधार पर सबसे पहले धर आयोग बनाया गया, उसके बाद JVP समिति बनाई गई। JVP समिति के बाद पोट्टी श्री रामुलू ने 56 दिन की भूख हड़ताल कर दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया था। जब एक राज्य दे दिया भाषा के आधार पर, तो औरों ने भी मांग की। तब भारत सरकार ने फजल अली आयोग आया। उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसके आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों को विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, अगर जब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, इसी के तहत एक काम और हुआ कि भारत को 5 हिस्सों में बांट दिया गया था, 5 हिस्सों में, और हर हिस्से के लिए एक क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, जोनल काउंसिल बनाया गया, जोनल काउंसिल। ठीक है, यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। 1, 2, 3, 4 और 5 क्षेत्रीय परिषद। और यही क्वेश्चन पूछा है क्षेत्रीय परिषद से। देखो, 1956 अधिनियम द्वारा भाषा के आधार पर राज्य बांटे गए और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। कितनी? 5। उसके बाद 1971 में इसमें संशोधन हुआ। क्या किया? एक और क्षेत्रीय परिषद बनाई गई 1971 में। इसका नाम था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद 1971 में। तो याद रखिएगा, जब 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी तो उसमें लिखा हुआ था कि भारत का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा। उसके बाद 1971 में जब पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाई गई तो उसमें भी
ये लिखा हुआ था भारत का गृह मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा। लेकिन 2002 में इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। 2002 में 19 इस वाले अधिनियम में संशोधन कर दिया गया पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में। तो निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है, पूछा गया है संशोधन करके। अब जब 2002 में संशोधन कर दिया गया तो उसमें लिख दिया गया कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन ऐसे ऐसे होगा और भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करेगा क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष को। याद रखिएगा, 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष तो अभी भी गृह मंत्री है भारत का, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक है, चलिए यहां हो गया। लेकिन अब क्या क्या संशोधन हुआ उसको देख लेते हैं। तो इस पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में 2002 में जो संशोधन हुआ उसके तहत संगठक राज्य का राज्यपाल, बिल्कुल राज्यपाल, यानी वर्तमान में अगर बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में 8 राज्य हैं, 8 राज्य हैं। और जब भी इसकी बैठक होगी तो राज्यपाल उन राज्यों के 8 राज्यों के राज्यपाल इसमें भाग लेंगे। संगठक राज्य के मुख्यमंत्री 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें भाग लेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां भारत का गृह मंत्री है, नहीं ये नहीं है। इसमें 5 क्षेत्रीय परिषद का तो अध्यक्ष गृह मंत्री होगा। पहले 2002 से पहले इसका भी गृह मंत्री अध्यक्ष होता था, लेकिन अब 2002 में संशोधन करके लिख दिया राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये चौथा गलत है, यानी ये राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राष्ट्रपति 3 नाम तय करेगा, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी ए इसका सही है। ठीक है, बेसिक इनको जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया? आपको जब हमने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पढ़ाया था, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में हमने टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमने बताया था कि लोकसभा में किस तरीके से सीटों को डिवाइड किया जाता है, विधानसभा में किस तरीके से सीटों को डिवाइड किया जाता है। तब हमने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पढ़ाया था। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की वो प्रणाली है जिसमें पूरे भारत को उतने हिस्सों में बांट दिया जाता है जितने संख्या में प्रतिनिधि चुने जाने हैं। 543, पूरे भारत को 543 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर दिल्ली आता है लोकसभा में। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है और जनसंख्या में समरूपता लाने के लिए, बराबर लाने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, जो कि सरकार से स्वतंत्र होता है। सरकार इंटरफियर नहीं कर सकती, निर्वाचन आयोग के अधीन होता है और अवकाश प्राप्त, सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसके द्वारा किए गए परिसीमन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार बनाया गया? तो अब तक आपको पता होगा, सबसे पहले 1952 में परिसीमन आयोग बनाया गया था, फिर एक्ट 1962 के द्वारा 1963 में बनाया गया। यानी एक्ट तो पास हुआ था 1962 में, लेकिन गठन कब हुआ? 1963 में। उसके बाद 1973 में और 2002 में, 1952, 1963 और 1973, 2। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 4। तो 1, 2, 3, 4, इसका आंसर है डी। तो 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठन किए गए? 4। लेकिन अभी फ्रीज कर दिया गया है, 2002 के बाद अभी तक नहीं बना है। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 8th शेड्यूल से है। 8th शेड्यूल से है, आपको पता होगा। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बाद में जोड़ी गई है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया था। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, तो यहां पे क्या है? 71वां संशोधन। तो 71वें संशोधन से ये भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 92वें संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली।
मैथिली। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा सीधा, यहाँ 71वें संशोधन से, और यहाँ पूछा 71वें से, तो कितनी जुड़ी है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो पूछा गया है कि कौन कौन सी शामिल हैं, तो कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, तो यानी मैथिली नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका आंसर ए है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सीधी सीधे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अब यहां भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी सीधा पूछा गया है। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं, बिल्कुल। तो यहां म्युनिसिपैलिटीज हैं, आपको पता होगा, म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका है, और ये कहां है नगर पालिका? भाग 9 ए में, यानी भाग 9 का में, ठीक है। तो ये थे नहीं पहले, तो 73वें संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन का विकास करने के लिए, उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1992 में भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायत को रखा गया। लेकिन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए भाग 9 का जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये बिल्कुल सही है। आपातकाल उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए, ये भी फैक्चुअल है, बिल्कुल सही है। उसके बाद संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी भाग 20 में दिया गया। तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और 1 2 3 डी आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अंतर राज्य व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की ये 7वीं अनुसूची से क्वेश्चन है, 7th शेड्यूल से। और मैं बच्चों को बार बार बताता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग जिनको आप छोड़ते हो वही पूछ लेता है। किस भाग में क्या है जरूर पढ़ना है, किस अनुसूची में क्या है जरूर पढ़ना है, अंदर भी पढ़ना है, और उसके बाद संविधान का भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद भी याद करने हैं। उसके बाद कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कौन कौन सी गैर संवैधानिक, और गैर संवैधानिक में कौन कौन सी सांविधिक और कौन कौन सी कार्यकारी है, इनको जरूर पढ़ना है। तो यही 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का प्रावधान है, और ये बताया गया कि कौन सा विषय किस सूची में होगा। तो ये पूछा है अंतरराज्य व्यापार। अब यदि बोल रहा है यहां 2 राज्य की बात हो रही है, तो 2 राज्य आपस में तो डिसाइड करेंगे नहीं, बड़ा भाई डिसाइड करेगा। 2 टीम होती है तो एम्पायर होता है ना, बिल्कुल। तो यहां अंपायर होता है, तो ये बोल रहा अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची, गलत, राज्य सूची में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि संघ सूची में आएगा, केंद्र करेगा। फिर यहां कहीं भी अंतरराज्य संबंध से संबंधित है, वो राज्य सूची का विषय नहीं होगा, क्योंकि 2 की बात हो रही है। 2 की बात हो रही है तो आपस में नहीं करेंगे, दूसरा करेगा केंद्र। इस तरीके से अंतरराज्य प्रवसन का मतलब राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है, यह भी गलत है, क्योंकि अंतरराज्य प्रवसन की बात की गई है, माइग्रेशन की बात की गई है। फिर अंतरराज्य संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ का विषय है। अब ये बोल रहा अंतरराज्य संघरोग समझते हो, क्वारंटीन, ये शब्द। अब यही बात है कि जब आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हो तो इंग्लिश में भी पढ़ना जरूरी है। हिंदी स्टूडेंट्स का थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि कई बार इसकी व्याख्या या फिर इसका अर्थ थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। क्वारंटीन की बात कर रहा है, क्वारंटीन आपने सुना होगा। क्वारंटीन हाल ही में जब कोविड आया था तो उसमें लोगों को क्वारंटीन कर दिया था, बोला गया अंतरराज्य संगरोध क्वारंटीन संघ सूची के अधीन। तो संघ सूची बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अंतरराज्य जहां भी होगा राज्य सूची का नहीं होगा, बस। तो यहां क्वारंटीन निगम कर राज्य सूची ना, निगम कर संघ सूची का विषय है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत डिटेल में आर्टिकल 21 पढ़ाया है, जिसमें सारे केस बताए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर बात करें, पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सर्वोच्च न्यायालय निजता के अधिकार की बात कर रहा है, प्राइवेसी की, ठीक है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, तो ये अनुच्छेद 21 आंसर है, आर्टिकल 21। क्योंकि अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 की बात करें, तो इसमें लिखा है किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। अब जीवन का अधिकार क्या है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गए।
एक ही गोपालन केस हुआ 1950 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की। लेकिन 1978 में एक केस हुआ जिसको बोलते हैं मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस आपको पता होगा, मेनका गांधी को विदेश जा रही थी तो उनको पासपोर्ट जब्त कर लिया था सरकार ने। तब मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि यही जीवन का अधिकार है? इसको बताइए, कोई भी मुझे अपने देश में रोक सकता है, मेरा पासपोर्ट जब्त कर सकता है? तब मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में रखा। तब सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की और बोला एक शब्द कि मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा यानी सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की इस केस में व्यापक व्याख्या की और बोला मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना ही जीवन है। और मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए जिन जिन अधिकारों की जरूरत होगी वो सब मौलिक अधिकार है। कंपोजिट राइट है, ये समेकित अधिकार है, इसमें बहुत सारे अधिकार समाये हुए हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, अगर करंट की बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट चेंज को भी आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के लिए जरूरी माना है। इसी केस में आर्टिकल 21 में पुट्टास्वामी केस में, पुट्टास्वामी केस 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मानवीय गरिमा के लिए जरूरी माना और आर्टिकल 21 के तहत इसे मौलिक अधिकार घोषित किया। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी लोकसभा से है यानी संसद से है क्वेश्चन। लोकसभा में आचार समिति, देखिए एथिक्स कमेटी की बात कर रहा है। लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको पता होगा महुआ मोइत्रा वाला केस कितना न्यूज में रहा, उसके बाद कई सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया, सिक्योरिटी ब्रीच हुई, संसद से क्वेश्चन आ गए। और महुआ मोइत्रा वाला जो केस था वो बहुत न्यूज में रहा, तो वहीं से। और सांसदों के आचरण को कौन सी समिति देखती है? एथिक्स कमेटी, यानी आचार संहिता कि सांसदों का आचरण कैसा होना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या करना है, उसके ऊपर यह समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ठीक है, इससे समिति के ऊपर पूछा गया है। प्रारंभ में यह तदर्थ समिति थी, बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम आचार संहिता की बात करें, एथिक्स कमेटी की, तो समिति की बात करें तो समिति दो तरीके की होती है। समिति दो तरीके की होती है, एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग यानी स्थायी समिति, और दूसरा होता है प्रवर समिति। दूसरा स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा होता है आपका तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी। तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी। ठीक है, तो समिति दो तरीके की, स्थायी और तदर्थ। स्थायी कौन सी होती हैं? जिनका हर साल गठन होता है, सदस्य चेंज हो जाते हैं लेकिन जिनका हर साल गठन होता है, इसीलिए इस संदर्भ में इसको स्थायी बोला जाता है। लेकिन तदर्थ समितियां वो होती हैं जिनका समय समय पर गठन होता है और जब काम समाप्त हो जाता है तो उसे भंग कर दिया जाता है। तो ये बोला गया है, और ये बोला गया प्रारंभ में यह तदर्थ समिति थी। आचार संहिता बिल्कुल सही है। 2000 में तदर्थ, तो 2000 में आचार संहिता को बनाया गया और उसके बाद 2015 में इसे स्थायी समिति कर दिया गया। लेकिन पहले तो ये क्या थी? तदर्थ। तो बिल्कुल सही है। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। ये पूछा गया है कि क्या लोकसभा का सदस्य ही, ये बोल रहा है लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के सदस्य के संदर्भ में एथिक्स कमेटी से शिकायत कर सकता है? नहीं, ये गलत है। क्यों? कोई भी कर सकता है। कोई आम व्यक्ति भी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, लोकसभा सदस्य के माध्यम से कंप्लेंट कर सकता है। गलत है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन हो। याद रखिएगा, कोई भी समिति किसी भी मामले पर विचार नहीं कर सकती जो कोर्ट में आया हुआ है, न्यायालय में विचाराधीन है। तो ये बिल्कुल, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं करती, बिल्कुल सही है। तो इसका हो गया फर्स्ट और थर्ड, सी, केवल 1 और 3। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो इतने ही क्वेश्चन पॉलिटी से हैं। तो पिछली बार लगभग 14 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से यूपीएससी प्रीलिम्स में, और इस बार लगभग 17 से 18 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आईआर को मिला दोगे तो 25 से 27 क्वेश्चन हो जाते हैं।
तो सोचिए इस बार पॉलिटी का कितना कवर किया गया है। यूपीएससी में तो हो सकता है स्टेट पीसीएस में भी पॉलिटी का कवरेज बढ़ाया जाए। तो हर चीज को बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, ये नहीं है ऊपर से पढ़ गए, बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, सारे केसेस देखने हैं और जो चीज नहीं पढ़ के जानी है वो पढ़ के जानी है। हर क्लास में मैंने बताया है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया है कि इन इन चीजों को लास्ट में पढ़कर जाना है। तो मुझे आशा है कि आपको सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।